साथियों, आपको स्क्रीन पर एक कट ऑफ दिख रही होगी। ये टीआरई 3 के परिणाम की ही एक कट ऑफ है। आप इसमें देख सकते हैं कि अनरिजर्व की कट ऑफ गई है 83 मार्क्स। मतलब 83 मार्क्स जिसके थे वो सिलेक्ट हो गया। लेकिन साथियों, यहीं पर हमें टाई ब्रेकर का नियम भी समझना होगा कि ये टाई ब्रेकर और जिस लैंग्वेज को हम क्वालिफाइंग समझ बैठते हैं, कहीं वो लैंग्वेज हमारे सिलेक्शन को तो नहीं रोक सकती है। तो इसी बात पर साथियों हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आपको यहाँ पर जो कट ऑफ दिख रही है, आप देख सकते हैं कि 83 कट ऑफ है। पार्ट 3 जो है, जिसे हम विषय कहते हैं, जो 80 मार्क्स का होता है, उसमें कट ऑफ गई है 57 मार्क्स। और पार्ट 1 साथियों जो है लैंग्वेज वाला पार्ट, जिसे हम केवल सोचते हैं कि केवल 9 नंबर जो है लाने हैं हमें, इसके बाद हम पास हो गए, उसकी कट ऑफ साथियों 24 नंबर है। अब देखिए, आपको ये नहीं डरना है कि अगर आपके 24 से कम मार्क्स आ गए और यहाँ पर आप 83 या उससे ज्यादा मार्क्स लेके आए हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। देखिए, अगर आपका 83 मार्क्स है तब तो आप बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका 84 मार्क्स है और सपोज आपने पार्ट 3 में जो है 20 अंक ही आप लेकर आए हैं, तो साथियों आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मामला देखिए वहीं पर फंसेगा जब आप टाई ब्रेकर पर रुकेंगे। मतलब जैसे 83 कट ऑफ गई है, आपका नंबर भी 83 है, और पार्ट 3 में जैसे हमने देखा कि कट ऑफ 24 है, लेकिन आपके 23 अंक आ रहे हैं, तो साथियों यहाँ पर जो है मामला रुक सकता है। और जिस लैंग्वेज को हम सोच लेते हैं कि ये तो क्वालिफाइंग इन नेचर है, वो लैंग्वेज साथियों हमारा परिणाम रोक सकती है। तो लैंग्वेज की आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, और बहुत कम पढ़कर साथियों आप कैसे जो है 24, 25, 26 नंबर तक ला सकते हैं। चूंकि टीआरई 2 में मेरा टीजीटी और जूनियर दोनों में सिलेक्शन हुआ था, और मेरा भाषा में साथियों अच्छा नंबर था। मतलब इंग्लिश भी इतनी कठिन नहीं आती कि आप जो है 5-6 प्रश्न न बना सकें, और हिंदी भी जो है इतनी कठिन नहीं है कि आप 15-16 क्वेश्चन न बना सकें। ओवरऑल मैं साथियों आपको जो भी चीजें यहाँ पर बताऊंगा, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो भाषा में आपको कोई टेंशन रह ही नहीं जाएगी। और भाषा के लिए आपको रोज अध्ययन भी नहीं करना है। आप कभी कभार समय निकाल कर जो है वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर कुछ नोट्स वगैरह है, मैं आपको सभी बताऊंगा क्या फॉलो करना है। तो उतना भी अगर आप कर लेते हैं तो आप निश्चित तौर पर जो है इसमें बेहतर स्कोर कर लेंगे। मतलब 24-25 से ज्यादा ही नंबर आप लेकर आएंगे, इससे कम नंबर नहीं आएगा आपका। साथियों, अगर आपका लैंग्वेज में बेहतर मार्क्स आता है तो इसके कई बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। पहला बेनिफिट ये है कि आपकी रैंक इंप्रूव होगी। मतलब अगर मान लीजिए आपका लैंग्वेज में अच्छा स्कोर है, तो आपकी लगभग 20-30 रैंक जो है और ज्यादा बेहतर हो सकती है। और रैंक बेहतर होने से क्या होगा साथियों, आपका जो भी मनचाहा प्रेफरेंस में डिस्ट्रिक्ट आप जो है चूज किए होंगे, आपको वो डिस्ट्रिक्ट मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो देखिए, हमें करना क्या है, हमें प्रैक्टिस करना है साथियों। और प्रैक्टिस करते ही करते देखिए एक समय ऐसा आ जाता है जब हम परिपक्व हो जाते हैं और हम चीजों को समझ जाते हैं। और प्रैक्टिस के लिए साथियों आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं भी जो है अपनी प्रिपरेशन के दौरान टेक्स्ट बुक से जुड़ा हुआ था और टेस्ट मैं वहां पर लगाया करता था। और अभी चूंकि रिपब्लिक डे का ऑफर चल रहा है साथियों, तो अगर आप आज की डेट में टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज करते हैं तो ये आपको जो है मैक्सिमम डिस्काउंट पर मिल जाएगा। आपको कूपन कोड यूज करना है NKS, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अगर आप NKS कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको अधिकतम डिस्काउंट जो है टेक्स्ट बुक के पास प्रो पर जो है मिल जाएगा। और वहां पर साथियों आपको जो है सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के PYQs मिल जाते हैं, प्रैक्टिस सेट्स मिल जाता है, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप जो है अपनी रैंक को भी देख सकते हैं कि आपकी रैंक कितनी आई है और आपको किस सेक्शन में कितना और जो है वर्क करना है, कितनी और मेहनत करनी है, तो आप ये समझ सकते हैं। तो साथियों हम बात करते हैं कि आपको अगर इंग्लिश प्रिपेयर करना है और हिंदी प्रिपेयर करना है, तो आपको जो है किन किन जो है सोर्स को फॉलो करना चाहिए, जहां से आप जो है कभी कभार ही अध्ययन करिए। मैं रोज पढ़ने के लिए नहीं कह रहा कि आप लैंग्वेज को रोज पढ़िए, लेकिन आप जो है जैसे मान लीजिए कभी फ्री बैठे हैं तो आप इन चीजों को जरूर फॉलो करिएगा। तो मैं सबसे पहले तो आपको साथियों प्रश्न ही दिखाना चाहता हूं कि आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न आए हैं और उन्हें आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से उनका जो है अध्ययन करना है। साथियों, अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में देखिए कुल 8 प्रश्न आते हैं भाषा के अंतर्गत। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में भी जो है 30% स्कोर करना है और हिंदी में भी आपको 30% स्कोर करना है। 8 नंबर इंग्लिश का मिला लीजिए और 22 नंबर हिंदी का मिला लीजिए।
ओवरऑल साथियों 9 नंबर क्वालिफाइंग होता है, तो आपका ओवरऑल 9 है तो आप भाषा में क्वालिफाइंग हैं। लेकिन चूंकि 9 नंबर से साथियों काम नहीं चलेगा, तो हम समझ लेते हैं कि हमें अंग्रेजी के लिए क्या जो है अध्ययन करना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए। तो अंग्रेजी में साथियों अगर मैं आपको बताऊं, तो देखिए 5 प्रश्न आपके आते हैं पैसेज से, जिसे आप पैराग्राफ कह सकते हो। उसमें क्या होता है कि उन्हीं लाइंस में जो पैसेज रहता है, आगे जो 5 प्रश्न दिए रहते हैं उनके उत्तर उसी में आपको जो है आंसर खोज के आपको उसका जवाब देना रहता है। मतलब ये साथियों अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस मतलब कि आप थोड़ा बहुत भी अंग्रेजी अगर पढ़ने का अभ्यास करते हैं, मतलब बेसिक अंग्रेजी तो जो है हम सभी इंग्लिश उतना तो पढ़ ही लेते हैं साथियों, मतलब वो क्वेश्चन जो है पैसेज के वो फ्री मार्क्स हैं, आपको उसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप बस पैसेज का अध्ययन करिए अच्छे से, बारीकी से, और पैसेज से ही उसका आपको उत्तर देने का प्रयास करना है। अगर आपको पैसेज वगैरह थोड़ा अपना बेहतर करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई एक अंग्रेजी का अखबार खरीद लीजिएगा। आपके यहाँ जो भी अखबार वगैरह देने आते हैं, आप उनसे टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू वगैरह का एक अखबार मांग लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको रोज लेना है, एक अखबार तो आप महीनों जो है पढ़ सकते हैं। तो एक आप अखबार ले लीजिएगा और उसमें जो भी जो है एडिटोरियल वाला सेक्शन है या कोई भी सेक्शन है साथियों, आप उसे अध्ययन करिए और उसे जो है समराइज करने का प्रयास करिए। मतलब थोड़ा थोड़ा अभ्यास करिए। आप पैसेज आपका गलत नहीं होगा, पैसेज आप हमेशा जो है पूरे में पूरे क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे। और अगर ग्रामर की साथियों मैं बात करूं, तो ग्रामर देखिए बहुत ही बेसिक लेवल का आ रहा है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं या फिर आप छोड़ भी देंगे तो कोई भी समस्या नहीं होगी। 3 क्वेश्चन आते हैं केवल साथियों अंग्रेजी व्याकरण के अंतर्गत, इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत। और ये प्रश्न मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा, ये टीआरई 3 का ही क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन है ही सॉ, बीच में डैश है, एलिफेंट एट द जू, इसमें द है, ए है, एन है, मतलब इसमें से क्या होगा। मतलब ये तो साथियों सिंपल सा क्वेश्चन है ना, जो स्वर और व्यंजन हम लोगों को हिंदी में पढ़ाया जाता है, ये तो वही क्वेश्चन है। जैसे इंग्लिश में वोवेल और कॉन्सोनेंट होता है, तो हमने पढ़ा है कि ए ई आई ओ यू अगर है तो इसके पहले हमें क्या करना है, एन लगाना है। तो ये बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है, मतलब आप जो है बहुत ही बेसिक सा कोई किताब ले सकते हैं जो मार्केट वगैरह में 2-4-10 रुपए की मिल जाती है, उससे भी अगर आप पढ़ेंगे साथियों तो ऐसे प्रश्नों का आप जवाब दे सकते हैं। बहुत कठिन नहीं आएगा, एसएससी लेवल का अंग्रेजी नहीं आएगा इसमें। और एक और क्वेश्चन आप साथियों देख सकते हैं, गुड एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, इसमें क्या लगेगा। देखिए इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसमें द होना चाहिए, लेकिन जब मैंने इसे फाइनल आंसर की से इसका मिलान किया है तो इसमें डी ऑप्शन को दिया है। तो ये अगर आपको साथियों समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये किस रूल के तहत जो है इसका डी आंसर किया गया है। लेकिन मुझे इसका करेक्ट आंसर द लग रहा था, लेकिन फाइनल आंसर की में इसका जो है डी ऑप्शन दिया है। तो ये आप लोग अगर समझ में आपको आया हो तो इसे बताइएगा थोड़ा। और एक आपको साथियों ऐसा प्रश्न जरूर मिलेगा जो आपको इंग्लिश का कम और रीजनिंग का ज्यादा लगेगा। जैसे ये टियर 2 में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे, इस बार भी आप देख सकते हैं कि इफ 21 मार्च इज वेडनेसडे व्हाट विल बी 25 मार्च, मतलब अगर 21 मार्च को बुधवार था तो 25 मार्च को कौन सा दिन होगा। मतलब ये तो साथियों सीधे सीधे अगर आप देखेंगे तो ये इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। और मुझे लगता है कि आयोग ये प्रश्न इसलिए केवल पूछा है कि वो ये समझ सकें कि आपको जो है इस प्रश्न को पढ़कर इसका हिंदी समझ में आया कि नहीं, तो बस वो इतना ही जांच करना चाहते हैं। और ऐसा एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा, ये पता नहीं क्या जो है अप्रोच है, लेकिन आपको ऐसा एक रीजनिंग का क्वेश्चन इंग्लिश में मिल जाएगा, तो ये आप बेनिफिट ही समझेंगे इसे। तो इस तरीके के साथ वो प्रश्न आते हैं। तो मैं आपको अंग्रेजी व्याकरण तो पढ़ने के लिए नहीं कहूंगा कि आप अंग्रेजी व्याकरण को पढ़िए, आप थोड़े बहुत जो सिंपल रूल्स हैं इंग्लिश के उन्हें पढ़ लीजिएगा, आर्टिकल्स को पढ़ लीजिएगा, और जो है वोवेल कॉन्सोनेंट ये सभी क्या है पढ़ लीजिएगा। चाहे तो आप थोड़ा नाउन प्रोनाउन वगैरह पढ़ सकते हैं, प्रीपोजिशन पढ़ सकते हैं। प्रीपोजिशन हालांकि बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आप बेसिक कोई एक वीडियो उठा के देख लीजिएगा, या कोई भी इंग्लिश व्याकरण की किताब आपके घर पे कोई भी किताब पड़ी हो उससे थोड़ा सा आप ये सब देख लेंगे, तो आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी साथियों कि आप जो है इंग्लिश के लिए कुछ और करें। मतलब इंग्लिश अगर आपका कमजोर है तब आप इतना करना, अगर आपका कमजोर नहीं है तब आप कुछ मत करना, फिर तो आप जो है पूरे में पूरे कर लेंगे। मेरा भी साथियों 8 में से 7 सही था इंग्लिश में, और जबकि मैं भी एसएससी वगैरह एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं किया हूं, उसके बावजूद मतलब इंग्लिश इतनी कठिन नहीं आ रही है कि आप 6-7 क्वेश्चन ना कर सकें। तो ये साथियों इंग्लिश हो गया हमारा। इंग्लिश में आप लोग ऐसे ही करिएगा। और अब बात कर लेते हैं थोड़ा हम लोग हिंदी के लिए। तो हिंदी में देखिए क्या होगा कि हिंदी में 10 नंबर का पैसेज आएगा, मतलब ये मुफ्त के नंबर हैं साथियों।
पैसेज आप यहाँ पर देख रहे होंगे, देखिए ऐसे ही पैसेज आ जाएगा और उससे 5 उत्तर आपको देने होंगे, फिर एक पैसेज आ जाएगा उससे जो है आपको 5 उत्तर देने होंगे। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसे पढ़ के आपको दिखा देता हूँ। आदर्श व्यक्ति जो है सद्कर्मों में आस्था रखता है। तो इसमें आप क्वेश्चन देख रहे होंगे कि पूछा है, एक मिनट साथियों, क्वेश्चन है यहाँ पे कि आदर्श व्यक्ति के जीवन, हाँ, आदर्श व्यक्ति किस में आस्था रखता है। ये नीचे आप 13 नंबर का देख रहे होंगे। तो इसमें देखिए किस में आस्था रखता है, सदकर्म में आस्था रखता है। फिर ऐसे ही आप थोड़ा सा और इसे अगर पढ़ेंगे पैसेज को, तो इसमें और भी चीज आगे दिया हुआ है कि इसी में वह अपनी जीवन की सार्थकता समझता है, उसके जीवन का प्रत्येक क्षण सत्कर्म में ही व्यतीत होता है, विश्राम और विनोद के लिए उसके पास निश्चित समय रहता है, वह शेष समय समाज के उत्थान में लगाता है, उसके जीवन में आलस्य के लिए कोई स्थान नहीं होता। तो यहाँ पे आप प्रश्न एक देख पा रहे होंगे साथियों कि आदर्श व्यक्ति के जीवन में किसके लिए स्थान नहीं होता, तो आलस्य के लिए स्थान नहीं होता। मतलब आपको ऐसे 10 नंबर जो है ये फ्री के मिल जाएंगे और आपको क्या करना है, जो गद्यांश दिया होगा साथियों, इसी गद्यांश में से ही उत्तर खोजिएगा। आप जो है वैसे उत्तर खोजेंगे तो वो गलत हो जाएगा। केवल आपको क्या करना है, गद्यांश में जो उस लाइन में लिखी है वही चीज यहाँ पे आपको जो है टिक कर देना है। एक क्वेश्चन आपको एक और दिख रहा होगा कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो देखिए उपयुक्त शीर्षक मतलब जो नाम बार बार आ रहा है वही क्या है, उपयुक्त शीर्षक है। तो आदर्श व्यक्ति बार बार नाम आ रहा है तो इसका शीर्षक भी क्या हो जाएगा, आदर्श व्यक्ति हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रश्न साथियों आते हैं और लगभग देखिए 18 में से 10 प्रश्न आप बिल्कुल सही कर लेंगे, आपका एक भी प्रश्न साथियों नहीं गलत होगा। और जो 8 प्रश्न बच गए उनमें से भी मैं आपको कुछ जो है उदाहरण यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन है साथियों, शुद्ध शब्द है, मतलब इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए अनधिकार है, अनधिकार है, अनाधिकार है। तो देखिए इसमें अनधिकार होता है, इसका बी ऑप्शन सही है। और अनुराग में कौन सा उपसर्ग है, मतलब उपसर्ग प्रत्यय, बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं साथियों, मैं आपको बताऊंगा इसके लिए आपको क्या फॉलो करना है। तो इसमें भी जो है इसका बी ऑप्शन सही है। इसमें उपसर्ग क्या होता है, जो पहले लगता है शब्द के ना, मूल शब्द के पहले लगता है वो उपसर्ग है, और जो बाद में लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो शिव का पर्याय है शशि शेखर, इसका भी बी सही है। तो ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं साथियों, आप देख सकते हैं। और मैं आपको और कुछ प्रश्न दिखा देता हूं। विशेषण है, विशेषण क्या है, देखिए जीवनी, जीवंता, जीवंत, मतलब इसमें आपको बताना है कि विशेषण क्या चीज है। सम्मुख का विपरीतार्थक है, सम्मुख मतलब सम्मुख का मतलब होता है सामने, और इसका जो है विमुख हो जाएगा, मतलब जो सामने ना हो। तो इसका सी ऑप्शन सही है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ऐसे ही साथियों कुछ प्रश्न आते हैं, मतलब ये बहुत ही ऐसा नहीं कि बहुत कठिन स्तर के हों। इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना है। और जैसे ये क्वेश्चन था, भाववाचक संज्ञा क्या है, बुढ़ापा, यौवन, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, तो एक से अधिक हो जाएगा। बुढ़ापा भी जो है भाववाचक संज्ञा है, यौवन भी भाववाचक संज्ञा है। और अंगूठा दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसमें वही है कि समय पर जो है धोखा देना, यही होता है। मतलब बहुत ही बेसिक से साथियों प्रश्न है, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि इसके लिए आपको कुछ अध्ययन करने की आवश्यकता होगी। फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट कर दूंगा कि आप जो है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये 4 चीज पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और थोड़े बहुत विलोम शब्द, थोड़े बहुत पर्यायवाची शब्द अगर आपके तैयार हैं, और इसके अलावा साथियों आप जो है थोड़ा मुहावरे, लोकोक्तियां वगैरह, इतना हालांकि हम लोगों को करने की आवश्यकता नहीं होती है, हम लोग जो है इतना तो समझ ही लेते हैं। तो ओवरऑल साथियों अगर आप ऐसे प्रिपेयर करते हैं तो निश्चित तौर पर देखिए हिंदी का जो आपका सेक्शन है और जो इंग्लिश का सेक्शन है, इंग्लिश में आप बहुत, अगर मान लीजिए आपका पेपर खराब जाएगा तो आप 6 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। और हिंदी में भी साथियों आप लगभग जो है 15 सही कर सकते हैं, मतलब 20 तो प्लस आप पहुंच ही गए ना। 21, 22, 23, 24 तक आप कर सकते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको टिक तो सभी कर देने हैं। तो साथियों इस प्रकार से अगर आप इस चीज को फॉलो कर रहे हैं तो भाषा का जो डर है वो आपका समाप्त हो जाएगा। कुछ साथियों का जो है कमेंट आया था कि भाषा पर कोई स्ट्रेटजी आप बनाइए। हालांकि शुरू में मुझे लगता था कि इसकी आवश्यकता नहीं है, केवल 9 नंबर का ये जो है एक वो है, लेकिन ये केवल साथियों 9 नंबर का वो नहीं है। मतलब इसमें आपको अधिकतम अंक जितना आप ला सकें वो आपके रैंक को ही सुधार करेगा और आपको अपना मनचाहा डिस्ट्रिक्ट मिल सकेगा। तो इसी केवल आप 9 नंबर का गेम मत समझिए,
यहाँ पे आप जितना बेहतर स्कोर कर सकते हैं आपको करने का प्रयास साथियों करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो आप उसको भी जो है जुड़ सकते हैं वहां से भी। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।